YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं एक आवाज, आपकी आवाज। दाइश पे तशरीफ फरमा महबूब शायर, नात के बहुत ही उम्दा और पाकीज़ा कलमात के शायर, सेकुलरिज्म के रोशन चिराग जनाब शंकर कैमूरी साहब, दिगर मुअज़्ज़ज़ शोराए कराम, दाइश पे तशरीफ फरमा अजीज़ा चेयरमैन साहिबा, भाई जानेब इलियास साहब, इस महफिल को सजाने और संवारने में अपना नुमाया रोल अदा करने वाले अजीज़ी मुखिया सलमान साहब, अजीज़ी दिलीप बाबू और दिगर मुअज़्ज़ज़ अहबाब, यहाँ पर मौजूद मीडिया के साथियों, मुख्तलिफ पंचायतों के पंचायत नुमाइंदगान, जिला परिषद के रुकन अजीज़ी फैज़ान और कुर्ब जवान की बस्तियों से आए हुए उर्दू के परवानों, उर्दू के दीवानों, अपनी मादरी ज़बान से मोहब्बत करने वाले उर्दू के शहदाइयों और मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम। और मैंने देखा है कि गांव की बेटियां भी आई हैं, नेक बेटियों और पाकीज़ा बहनों। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से असलम अलीक साहब को, जिन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी साहब के एजाज में आज इस महफिल का इनेकाद किया है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि सिर्फ ये मुशायरा न हो, बल्कि इस वक्त मजलूम उर्दू की दवा भी बन जाए, उर्दू के जख्म पे मरहम भी लग जाए, उर्दू के मसाइल हल भी हों और उर्दू से लोगों की जो मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत है, इसमें और तवानाई और ताज़गी पैदा हो। मुशायरे में नसर पे बात कहना गोया लजीज खाने में कंकरी के बराबर है। मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान मसल नहीं होना चाहता। मैं तो मुझे चूँकि दूसरे प्रोग्राम में शामिल होना है, इसलिए ज़रा मैंने माजरत ख़ाही कर ली है कि चंद जुमले। असलम साहब ने दावत दी कि सियासी मैदान से ऊपर उठकर भी हम लोगों को काम करना चाहिए और अदब पर किसी सियासत का नहीं, बल्कि सियासत पे अदब का असर होना चाहिए। उसकी इस दावत पर लब्बैक कहकर मैं आया हूँ। उर्दू मेरी जान है, उर्दू मेरी माँ की ज़बान है, उर्दू से मुझे इश्क भी है, मोहब्बत भी है, उर्दू मेरा ईमान है। और उर्दू की जहाँ महफिल संवरती है, जहाँ सजती है, वहाँ जाना मेरी पहचान है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माँ के दूध के कतरों का जो आदमी पर कर्ज होता है, वही मादरी ज़बान का कर्ज होता है। उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। इसी गंगो जमन की आगोश में इस ज़बान ने परवरिश पाई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने सब ने मिलकर इसकी परवरिश की है। और गुलाम सरवर साहब ने कहा कि ये बात 100% गलत है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। जितनी ये बात सच है कि उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान है, उतनी ये बात भी सच है कि आज उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि अपने ही घर में मैं अनजान हो गई, मैं बेचारी उर्दू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। इस वक्त मैं उर्दू ज़बान के ताल्लुक से शोरा आएंगे, कलाम सुनाएंगे। यकीनन है कि उर्दू की खिदमत इन शोरा ने बड़ी की है और इनकी वजह से उर्दू के लबो लहजे में जो ताजगी और पाकपन है, उनके मरहून मिन्नत हम सब हैं। मेरे भाइयों, अगर आप मुल्क की तारीख देखें तो इस मुल्क की आज़ादी की तहरीक में उर्दू ज़बान ने जो रोल अदा किया है, यकीनन है कि दूसरी ज़बानों ने अदा की होगी, लेकिन इस लड़ाई में अगर इमामत किसी ज़बान ने की है तो उर्दू ने की। इनकलाब जिंदाबाद के नारे हों या सरफरोशी की तमन्ना या सारे जहां से अच्छा अगर किसी ज़बान ने दिया है हमको अमानत में, हमको वरासत में, तो उर्दू ज़बान नहीं है। और आज उर्दू कहाँ खड़ी है, इस पर हमको एहतसाब करने की ज़रूरत है। मैं उसी एहतसाब की दावत देने के लिए आपके दरमियान में आया हूँ कि उर्दू सिर्फ हमारी बोलचाल की ज़बान बन गई है। आज उर्दू एक वक्त ये ज़बान उर्दू मोहल्ला थी और लाल किला की फसील पर
اس کی آواز وہاں سے نکلتی تھی اور پورے ملک میں اس کا اثر ہوتا تھا۔ آپ لوگ یہ جان رہے ہوں گے کہ آزادی کے بعد بھی اردو کی حیثیت بڑی توانا رہی، بلکہ آزادی کے پہلے جواہر لال نہرو کے شادی کا جو رقعہ چھپا تھا وہ اردو ہی میں چھپا تھا، اور اس وقت اردو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں، سکھ اور عیسائیوں کے درمیان میں، برادری کے درمیان میں تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں ملک کی آزادی کے بعد کچھ دیوانوں نے ملک کو تقسیم کر دیا، اور ملک کے تقسیم کا اثر اردو زبان پر بھی پڑا، اور اس ملک میں حکومت کرنے والوں نے فرقہ پرستی کے لیے جہاں مذہبی علامتوں کا استعمال کیا، وہیں اردو زبان کو بھی نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اردو کو دیش نکالا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اردو کے تعلق سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے لیڈر جگن ناتھ مشرا کو فراموش نہیں کر سکتا، جس نے اردو کو دوسری سرکاری زبان کی حیثیت دی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ ملنے سے پہلے ہم لوگوں نے 1980 میں میٹرک کیا ہے، اور ہمارے جو ہم جلیس رہے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ اس وقت صرف اردو بیسک ایک زبان کی نہیں بلکہ اردو میڈیم تھی۔ تاریخ کی کتاب ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، آج بھی میرے استاد حیات سے ہیں، رام بابو تھے، تو وہ جب ہمیں پڑھاتے تھے میتھمیٹکس تو کلیرنس بولا کرتے تھے، جیومیٹری کو بولا کرتے تھے، ہمارے سیتل شرما سر سے مرکب اور مخلوط بولتے تھے، مقناطیسی قوت بولتے تھے۔ بیک وقت اردو اور ہندی کے دونوں اصطلاحات استعمال کرتے تھے، اردو اتنی لاچار نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب اردو کو بہار میں دوسری سرکاری زبان کا درجہ ملا، اسی وقت سے بہار اردو ٹیکسٹ بک کارپوریشن نے اردو کتابوں کو چھاپنا بند کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کی حیثیت ملی، سر پہ تاج رکھا گیا اور گردن میں چپکے سے تلوار بھی رکھ دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان بننے سے پہلے جو فوقیت حاصل تھی، دوسری زبان سرکاری زبان ملنے کے بعد ان کے کچھ ٹرانسلیٹرز، کچھ مترجم، کچھ ٹائپسٹ تو بحال ہو گئے، لیکن اردو اسکولوں سے نکال لی گئی۔ اور آج بھی میں بتا رہا ہوں کہ پہلے اسکولوں کا مانک منڈل 9+1 تھا، اردو اور پرشین کے ٹیچر تھے، فارسی کے ٹیچر نکال دیے گئے، اور ابھی مانک منڈل 5+1 کا ہو گیا ہے، اور اگر وہ نافذ ہو جائے تو ہائی اسکولوں میں اردو کا ٹیچر بھی نہیں ملے گا۔ آخر اردو کے ساتھ یہ شرارت کون کر رہا ہے؟ میں کسی اور کو بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ اردو کے ساتھ اگر کوئی غفلت کر رہا ہے تو وہ اردو آبادی ہے، وہ آپ ہیں اور ہم ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم اردو کے نام پر جمع ہوئے ہیں؟ آپ کے شوق کو میں سلام کرتا ہوں، لیکن کیا ہماری بستیوں میں اردو کے کتنے اخبار آتے ہیں؟ ہم بنگالی بھائیوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ شادی میں ان کے رقعے چھپتے ہیں تو بنگالی زبان میں چھپتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں سرجا پوریوں کے درمیان میں اردو آبادی میں جن کے رشتہ داروں کا 90% انگریزی سے ناواقف ہے، وہ انگریزی میں رقعہ چھاپتا فخر محسوس کرتا ہے، اور اردو میں نہیں بلکہ اب دوسری زبان میں بھی چھاپنے لگا ہے۔ دکانوں کی پیشانیوں سے اردو غائب ہو گئی ہے، اسکولوں کی پیشانیوں سے اردو غائب ہو گئی ہے۔ سرکاری تمام تر سرکولر کے باوجود بھی جو اختیارات آپ کو حاصل ہیں، آپ اور ہم نے غفلت برتی ہے۔ آج کئی سالوں سے رجسٹری آفس میں رجسٹریشن کا کام بند ہو گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں پہلے رجسٹری آفس میں اردو کے کلر لازمی طور پر ہوا کرتے تھے، ایک نقل نویس ہوتا تھا، ایک پروف ریڈر ہوا کرتا تھا، لیکن آپ نے اور ہم نے جب اردو کو چھوڑ دیا اس کی ملازمت بھی چلی گئی۔ اردو صرف مشاعروں سے زندہ نہیں رہ پائے گی، اردو صرف ادب سے زندہ نہیں رہ پائے گی۔ آج کے دن میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایوانوں میں جو ہے اردو کے جو ایوان ہیں، اردو کی جو اکیڈمیاں ہیں، جو فکشن ہو یا ان کا ادب ہو، وہ عالمی پیمانے کا ادب شائع ہو رہا ہے۔ کتابیں ایک سے ایک آ رہی ہیں، ناول سے ناول تک اور داستان سے لے کر غزل تک جو شاعری ہو رہی ہے، بڑے پیمانے کی بہترین شاعری ہو رہی ہے، لیکن اردو ایوان میں زندہ نہیں رہے گی، بلکہ اردو عوام سے زندہ رہ سکتی ہے، اور اردو کا رشتہ عوام سے بہت حد تک کٹ گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئیے ہم اور آپ عہد کریں کہ آج جس شاعر کے پاکپن کے جملے کو ہم سننے کے لیے آئے ہیں، تو کس وجہ سے اردو سے ہمارا ایک لگاؤ ہے۔ میں بالخصوص کہنا چاہتا ہوں، پورے ملک کے میں جاتا ہوں تو میں اردو کے تعلق سے جملہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں کہ جو قوم اردو اپنی مادری زبان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ شخص اپنی ماں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ اردو سے محبت کرنا، اردو سے رشتہ قائم رکھنا ہمارے
हमारा लाजमी हिस्सा है। और आज उर्दू सिसक रही है, दम तोड़ रही है। मैं एक बात बिलखुसूस उर्दू आबादी से कहता हूँ कि तुम दिल्ली जाते हो, लाल किला की फसीलों को देखते हो, कुतुब मीनार की बुलंदी को देखते हो, जामे मस्जिद की आजमत और तकद्दुस को देखते हो, तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाता है, तुम फख्र करते हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि लाल किला के पास होने से तुम्हारा तारीखी नुकसान हो सकता है, कुतुब मीनार की बुलंदी ढह जाने से तुम्हारा तारीखी नुकसान हो सकता है, लेकिन उर्दू जबान अगर सिमट गई तो तुम्हारा सिर्फ लिसानी और तारीखी नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी नस्लों का नुकसान होगा। जबान सिर्फ मुंह से निकलने वाली हवा और पामाना अल्फाज का नाम नहीं है। जबान अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन और माजी की दौलत, माजी की अमानत हुआ करती है। आज उर्दू सिर्फ जबान नहीं है, उर्दू एक कल्चर का नाम है, उर्दू एक तहजीब का नाम है। आप जान रहे हैं कि इस मोदन अजीज में जितना काम, तारीखी काम, दीनी काम उर्दू में हुआ है, अरब में भी उतना नहीं हुआ है, पर्शियन में भी उतना नहीं हुआ है। इसलिए मैं उर्दू आबादी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उर्दू को संभालिए। अगर उर्दू को आपने नहीं संभाला तो आपका दीनी और अखलाकी नुकसान भी होगा। आपके बच्चे डिप्टी नजीर अहमद को नहीं पढ़ सकते, आपके बच्चे हाली को नहीं जानते, सर सैयद के दर्द भरे पैगाम से नाआशना है, इकबाल की पाकीज़ा ख्यालात से आपकी आबादी नाआशना है। चाहे हिंदी के लोग हो या उर्दू के लोग हो, मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि हिंदी के लोगों हिंदी को संवारो। उर्दू और हिंदी दोनों जुड़वा बहन है, अगर उर्दू मर गई तो हिंदी भी जिंदा नहीं रह सकती है। शंकर कैमूरी साहब, आप लोग का बड़ा फरीजा है, जमुना भी बहे, गंगा भी बहे, तभी संगम जिंदा, संगम बाकी रहेगा। गंगा बहे और जमुना सूख जाए तो संगम बाकी नहीं रह सकता है। उर्दू अगर मिट जाएगी तो हिंदी भी जिंदा नहीं रह सकती है। मैंने कहा, वाकया सुनाया कि गांव की दो जुड़वा बहन थी, दोनों की पैदाइश एक साथ हुई, रंग रूप एक साथ था, चोट किसी को भी लगती तो आंसू के कतरे दोनों के आंखों से टपकते। ससुराल गई, दोनों के साथ मेहंदी लगी, लेकिन एक दुल्हन को जब जहर दे दिया गया तो दूसरी दुल्हन भी मर गई थी। यकीन जानिए, जो सर सैयद ने कहा था, हिंदू और मुसलमान इस प्यारी दुल्हन की दो रसीली आंखें हैं, किसी एक को तोड़ दोगे तो हमारा हिंदुस्तान नुमा जो दुल्हन है उसकी शकल सूरत बिगड़ जाएगी। यकीन जानो हिंदी आबादी के लोगों, अगर उर्दू मिट गई तो हिंदी जिंदा नहीं रहेगी। और हिंदी ही नहीं बल्कि हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो रफाकत है, जो मोहब्बत है, प्रेमचंद के जो अफसाने हैं, अलगू चौधरी और जुम्मन के जो किस्से उसने बयान किए हैं, हिंदू और मुसलमानों की जो दोस्ती और उल्फत रही है, इस जबान ने हमें जोड़ कर रखा है। आइए हम और आप अहद करें कि इस वक्त उर्दू के जितने मसाइल हैं सब मिलकर लड़ेंगे। मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता, उर्दू का खादिम होने की हैसियत से मैं आपकी तवज्जो मरकूज कराना चाहता हूँ और लोगों से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि उर्दू के ट्रांसलेटरों की बहाली क्यों नहीं होती। 70,000 से ज्यादा उर्दू टीचरों की जगह खाली है, और उर्दू क्यों नहीं बहाल किए जाते। उर्दू एकेडमी की जगह खाली पड़ी हुई है, उर्दू मसावरती कमेटी की जगह खाली हुई है। उर्दू का एक अहम शोबा है जिसका डायरेक्टर कई सालों से मुस्तार है, मांगा हुआ है, डिपुटेशन पर है। मैं कहता हूँ कि उर्दू के मसाइल को हल कीजिए, अपने घरों में उर्दू को जगह दीजिए। मेरे एक बात से जबान फिसल गई थी तो बड़ा चर्चा हुआ था, लेकिन मैं तमसीलन भी कहता हूँ कि आज उर्दू आबादी में जाइए और उर्दू के अखबार तलाश कीजिए। तो उर्दू अखबार तलाश करना अब उर्दू आबादी में लगता है ऐसे कि सिखों की बस्ती में हम नाई की दुकान तलाश कर रहे हैं। उर्दू पढ़ने से लोग हो गए, हमारे बच्चे उर्दू पढ़ने से घबरा रहे हैं, उर्दू की तहरीर उनकी खत्म हो गई है। उर्दू के मुशायरे को कामयाब कीजिए, उर्दू के शोरा को इज्जत बख्शिए, उर्दू का एक पर्चा, उर्दू का एक अखबार अपने घरों तक जरूर पहुंचाइए। अगर उर्दू जिंदा न रही, यकीन जानो हिंदी मुसलमानों तुम्हारी तारीख भी बाकी नहीं रहेगी, और हिंदू और मुसलमानों का जो रिश्ता है यह पाकीज़ा रिश्ता भी बाकी नहीं रहेगा। जरा मुड़ कर देखो, यही साउथ में तेलुगु और कन्नड़ के नाम पर रियासतें अलग हो गई, पाकिस्तान का 2 टुकड़ा सिर्फ हिंदी और बांग्ला के नाम पर हो गया। आजकल आलम ने कहा था, किसी कौम को तुम तबाह करना चाहो उसकी नस्लों की गर्दनों पे शमशीर मत चलाओ, उसकी मादरी जबान छीन लो। जब कोई काम मादरी जबान जिसकी छीन जाती है वो कौम तो जिंदा रहती है, लेकिन अपनी मादी की वरासत से महरूम हो जाती है, वो यतीम हो जाती है। आइए हम अहद करें, उर्दू लिखेंगे भी, उर्दू पढ़ेंगे भी, अपनी दुकान की पेशानी पे अपने कलम से नजराना लिखते वक्त
नात पढ़ते वक्त उर्दू का हम इस्तेमाल करेंगे, वरना सिर्फ जबान से हम उर्दू की बात करते रहे और उर्दू के कालिम की हमने हिफाजत नहीं की, रस्मुल खत की हमने हिफाजत नहीं की, तो उर्दू में जो चाशनी वो बाकी नहीं रहेगी। उर्दू जिंदाबाद। आज का ये बेहतरीन बज़्म मुशाहिदा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम आदाब। YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं एक आवाज, आपकी आवाज।